हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 इतिहास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अध्याय 20 राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ है देशभक्ति। भारत में उपनिवेश शासन था, यानी भारत पर ब्रिटिश का कब्जा था। जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है तो वो समय उपनिवेशवाद कहलाता है। ब्रिटिश ने 200 सालों तक कब्जा किया था भारत पे। गांधी जी ने 45 सालों में आकर कई सारे आंदोलन चलाए और देश को आज़ादी दिलवाई। तब पता लगा देश को कि एक राष्ट्र की एक भावना होती है, उसे हम राष्ट्रवाद और देशभक्ति के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। पता तो था, लेकिन हमें यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता था। उसके लिए एक मार्गदर्शक चाहिए था, वो थे गांधी जी। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन आया कौन कौन सा है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आपके पेपर के पैटर्न कैसे होते हैं। पैटर्न सिंपल है, 18 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स आपके होंगे 100 नंबर के पेपर होगा। एक मानचित्र होगा यानी मैप 10 नंबर का। 4 नंबर के जो 4 क्वेश्चन हैं आपके 2 नंबर के हैं। 8 क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के होंगे और 10 नंबर के 5 क्वेश्चन, 50 नंबर ऐसे ही हैं। वर्ड लिमिट यहाँ लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप सीधा क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आया कौन सा है। पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पर, दूसरा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा पर, तीसरा दांडी मार्च पर और चौथा असहयोग पर। डेट ऊपर नीचे है बुक में अकॉर्डिंग टू, पहले 19, 21 फिर 30 है बुक में ऐसे आपके। लेकिन क्वेश्चन मैंने पेपर के अकॉर्डिंग किया कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हुए हैं तो उनको मैंने वो टॉप पे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, इसका महत्व क्या था? रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट एक प्रकार का ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश ने बनाए थे, तो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। गांधी जी ने सन 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। आज के टाइम जो भी कानून पारित होता है वो भारतीय संसद में होता है, उस टाइम यहाँ पे पारित हो रहा था। काउंसिल बोर्ड था, काउंसिल बोर्ड कानून पारित कर रहा था, तो उस टाइम भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसने पास किए थे। कानून क्यों पारित हुआ ये ध्यान समझने वाली बात है, ताकि क्वेश्चन पूरा याद रहेगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि रोड पर 4 लोग खड़े होते हैं, अगर 4 लोग खड़े हो गए तो उन्हें सीधा जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा। 2 सालों तक कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे गए थे। इससे 2 फायदे थे अंग्रेज के, एक कि भारतीयों का मनोबल टूटेगा और दूसरा कि जो राष्ट्र जो यानी ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन या प्लानिंग कर रहे थे, बाहर खड़े होकर या बैठ कर मीटिंग बना रहे थे, तो उन सब की समाप्ति हो जाएगी और ब्रिटिश स्वतंत्र होकर शासन करेगा। तो ये ब्रिटिश के लिए अच्छी थी, इसलिए ब्रिटिश ने जल्दीबाजी में पारित किया। अब भारतीयों के लिए क्या हुआ कि भारतीयों के लिए अधिकार तक छीन लिया गया। आपको स्वतंत्रता बोला जाता है, स्वतंत्रता और जीने का अधिकार। इस अधिकार को देखा जाए तो दोनों ही समाप्त कर दिया गया। आपको सीधा उठा के जेल में डाला जाएगा, आपकी स्वतंत्रता भी खत्म और जीने का अधिकार भी। पूछा तक नहीं जा रहा है क्या कर रहे थे। तो इसीलिए इतना जो घातक कानून है या हिंसककारी कानून था, इसके लिए गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किए। इस कानून के जरिए सरकार को राष्ट्रीय गतिविधि को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। जैसा बताया, इसीलिए किया गया कि 4 जने खड़ा नहीं हो सकते हैं। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ हिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। अवज्ञा वर्ड इसलिए यूज होता है जब हम कानून को तोड़ते हैं तो अवज्ञा होता है। किसी का कहा ना माने तो वो नॉर्मली असहयोग होगा कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड में पहले अंतर है, ध्यान समझना है आपने। ये आगे इसी पे क्वेश्चन है, इसलिए समझा रहा हूँ। अब अवज्ञा कैसे हुआ? यही है 6 अप्रैल 1919 को ही हड़ताल शुरू हुआ। हड़ताल में अलग रैली निकाले गए, जुलूस निकाले गए।
रेलवे के काम बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, दफ्तरें बंद हो गए। तो इस प्रकार हड़ताल किया गया और इस प्रकार रॉलेट एक्ट से एक बहुत ही जो विनाशकारी कानून था उसको अंग्रेजों ने वापस लिया इस आंदोलन को देख के, क्योंकि काम अगर ज़्यादा देर तक बंद रहता तो नुकसान ब्रिटिश का होता, उनकी आर्थिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ता, तो इसलिए वापस लिया गया। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, सविनय अवज्ञा। एक बार थोड़ा ध्यान से एक चीज़ को समझ लेते हैं डेट वाइज। गांधी जी आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से, उसके बाद 17-18 में आंदोलन हुआ, वो चंपारण और आपके हुए थे गुजरात में, 2 आंदोलन हुए थे अहमदाबाद और गुजरात में खेड़ा में। उसके बाद आपके 19 में रॉलेट एक्ट, 20 में आपके हुए थे असहयोग, 30 में हुए आपके सविनय अवज्ञा और 46 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी प्रकार आंदोलन आपके हुए हैं। एक बार डेट मैं लिख दूंगा अगले वीडियो में, डेट वाइज आपने उसमें देख लेना है कि कितने आंदोलन हुए। इससे जो राष्ट्रीयवाद है उसमें जितने आंदोलन वाले चैप्टर है वो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि डेट वाइज पता होगा कि अगर 45 साल की घटना थी या 45 साल के आंदोलन थे राष्ट्रवादी आंदोलन, तो उस आंदोलन में कितने आंदोलन गांधी जी ने चलाए हैं और कौन सा आंदोलन कितना बड़ा था, क्यों बंद किया गया, ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो स्टोरी ही याद नहीं होगा। और हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आंसर तब लिख पाते हैं जब हमें स्टोरी याद हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है कानून को तोड़ना। अगर कोई कानून आप तोड़ रहे हैं तो वो आप अवज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा ना मानना। कानून होता है आज्ञा करना, कानून का पालन करना, कानून का पालन ना करना अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? यह आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन कैसे बन गया, यह राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बना, ये चेंज होता रहता है यहाँ पे क्वेश्चन। अब एक यहाँ पे आपने सिर्फ देखना है इस क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, अब तो पेपर देने जाएंगे हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, उसमें एक चीज़ बस नोट करना है कि सविनय अवज्ञा वर्ड होना चाहिए। अगर ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखता है तो सेम आंसर लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाया जा सकता है, आप इन्हीं दोनों में देख लीजिए कितना डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, तो इतना ही अंतर आपको आगे भी मिलेगा क्वेश्चंस में। आंसर एक बार देखते हैं, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला है अवज्ञा मतलब होता है कानून को तोड़ना, कानून का पालन ना करना। यहाँ पे गांधी जी ने किस कानून का उल्लंघन किया? नमक कानून का। अब डिटेल में आंसर को देखते हैं एक बार। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांग का उल्लेख किया था। इसमें कुछ समान मांग थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपति से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते हैं, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये 2 बार, एक बार आपने इसे एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी की जागीरदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। यहाँ पे आप स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि इतना जो बुक वाले वो याद नहीं हो गए तो 1-2 लाइन चेंजेस की जा सकती है। महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। अल्टीमेट वर्ड और चेतावनी एक ही है, इसलिए ब्रैकेट में चेतावनी को लिखा गया है। उन्होंने खत लिखा था कि 11 मार्च तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगा। राष्ट्र आंदोलन में एक ही पार्टी
राष्ट्र स्तर पर काम कर रही थी वो थी कांग्रेस, और उस कांग्रेस के जो प्रमुख थे गांधी जी थे, और बाकी जो बोल सकते हैं कई सारे थे, जिन्ना हो गया, आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, फिर अब्दुल गफ्फार, ये सब सारे जो मेन मेंबर होते हैं जिनसे सलाह लिए जा रहे थे वो थे, और प्रमुख गांधी जी थे। तो जो भी आंदोलन करना था गांधी जी डायरेक्ट ही पहले लेटर लिखते थे, उसके बाद आंदोलन स्टार्ट, या फिर बाकी ऐलान करवाते थे। ऐसे आंदोलन डायरेक्ट गए आंदोलन नहीं किया। उससे पहले आंदोलन करने से पहले भारत में 6 महीने साल भर तक दौरा किया पूरे भारत का, परिस्थितियों का आंकलन करने के लिए। अब जरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखते हैं। अब तक तो पता लग गया कि जो सविनय अवज्ञा था कि नमक कानून को तोड़ने से वह नमक सबकी जरूरत थी, अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते थे। तो नमक कर के लिए किस जर्नल को लिखा गया था खत? इरविन को। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है कि इरविन समझौता क्या है, तो भी यही आंसर आएगा। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, फलस्वरूप महात्मा गांधी जी 78 विश्व स्तर वॉलंटियर, यहाँ पे साथी लिख सकते हैं, 78 साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। बिल्कुल। और टाइम लगा था आपका 24 दिन। एक दिन में 10 मील का सिर्फ सफ़र दूर तय किया जा रहा था, यानी 10 किलोमीटर तक। 6 अप्रैल को पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा की शुरुआत होता है, यह होती है। तो आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरे में भी सेम आंसर है, और जो नेक्स्ट है उसमें भी सेम आंसर है। इसमें थोड़ा सा आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में दांडी मार्च का क्या महत्व है, समझाइए। दांडी मार्च भी वही है, बस आपने सविनय अवज्ञा जो स्टार्टिंग में लिखा है और एंडिंग में जो सविनय अवज्ञा लिखा है वो आपको नहीं लिखना है, बाकी स्टेटमेंट सेम रखना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया कि 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को खत लिखा। खत में मांगे बताई। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। सीधा आगे तो डायरेक्ट ऐसे ही आपने भी लिखना है कि नमक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को ख़त्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। है लिख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, अभी भी भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने खत लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांग नहीं मांगी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा शुरू कर देगा। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। इरविन समझौता नहीं हुआ, बाद में हुआ। 1 साल सविनय अवज्ञा चलने के बाद समझौता हो गया। यह यात्रा अब यहाँ पे सेम है स्टेटमेंट, तो बस आपने एक बार रीड कर लेना है और आप खुद देखिए कि एक क्वेश्चन याद करने से कितने क्वेश्चन हमारे रेडी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप सविनय अवज्ञा याद कर लेते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन रेडी होंगे। एक सविनय अवज्ञा का डायरेक्ट जो मैंने बताया, एक दांडी मार्च वाला दूसरा, एक इरविन समझौता। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे और तीनों का आंसर सेम है, जो मैंने ऊपर आपको अभी बताया 2 बार आपने देखा होगा आंसर। तो दोनों आंसर आपने एक ही बार में से वहां से नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सविनय अवज्ञा का अर्थ बता चुका हूं कि आज्ञा ना मानना। असहयोग में भी सेम होता है, आज्ञा ना मानना, लेकिन यहाँ पे आज्ञा ना मानने का मीनिंग ये निकल के आता है कि हम सहयोग नहीं दे रहे। अब जॉब पे गए, अचानक से जॉब कर दिया तो हम सहयोग उसको नहीं दे रहे जहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो ये होता है सविनय अवज्ञा में। और सविनय अवज्ञा में कानून तोड़ते हैं,
असहयोग में कानून नहीं तोड़ते हैं, डायरेक्ट आप हम काम ही नहीं करेंगे, सहयोग ही नहीं करेंगे। कॉपरेट आपने वर्ड सुना होगा, कॉपरेट बिल्कुल नहीं होता है, तो उसे ही बोलते हैं असहयोग। और सविनय अवज्ञा होता है कानून तोड़ना। क्वेश्चन में जब तक आपको मीनिंग ना पता लगे तब तक आंसर आप एसएसटी में नहीं लिख सकते। हमें पूरे स्टेटमेंट जानने की जरूरत कई बार नहीं पड़ती हिस्ट्री में, और कई बार एक आंसर में एक एक जो वर्ड है वो आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, एक एक शब्द, ताकि मीनिंग निकल के आए और तब हम हिस्ट्री में लिख सकें। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपको दिखे गया असहयोग आंदोलन किन परिस्थिति में शुरू किया गया था, इसके क्या उद्देश्य थे, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, इसका कार्यक्रम क्या था, इसे वापस क्यों लिया गया। अब देख लीजिए तीसरा 15 में 16 में एक बार और है, ये 15 में ही है, 16 के एक ही पेपर थे उसमें एक बार था, तो ये क्वेश्चन हर साल आता है, आपने ये कह के जाना है। 10th में जिन जिन ने हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि ये 10th जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ज़्यादा नहीं है। महात्मा गांधी जी की पुस्तक थी हिंद स्वराज। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते हैं तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। अब इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करो, समझा रहा हूँ। अब समाज में हमारे वर्ग होते हैं, सबसे नीचे वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। उसके बाद काम में भी सेम होता है, तो स्टेप वाइज चीज़ें करनी थी। सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है सरकार में जो काम करते हैं वो, क्योंकि समाज में सरकारी काम करने वाले बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां यानी पोस्ट लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधान परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये गांधी जी का था स्टेप। अब देखते हैं शहरों में आंदोलन और गांवों में आंदोलन कैसे हुआ। शहरों में आंदोलन, विद्यार्थी ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, शिक्षक ने स्कूल कॉलेज जाना या पढ़ाना आप लिख सकते हैं छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया, दफ्तर कर्मचारियों ने दफ्तर जाना छोड़ दिया। इसी प्रकार शहरों में यानी सिटी में असहयोग आंदोलन किया गया। गांव में आंदोलन, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों ने किसानी छोड़ दिया, बगान में काम करने वाले मजदूर का कार्य बंद कर दिया गया या मजदूरों ने काम छोड़ दिया। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृत की मुहर लगा दी गई। अधिवेशन हो रहे थे वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको एकजुट किया जा सके, और कोई भी आंदोलन होगा था तो अधिवेशन में ही बताया जा रहा था कि अब ये आंदोलन होगा। तो अलग अलग शहरों से लोग आते थे और उसमें शामिल हो गए थे। अब 20 में तो स्टार्ट हुआ था, एंड 21 में हो गया। असहयोग आंदोलन की वापसी, आपने भी ऐसी हेडिंग डाल के लिखना है, आप चाहे तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। 1921 में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा, ये एक छोटा सा गांव है। ये जो आप प्लेस देख रहे हैं यूपी का गोरखपुर, और गोरखपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। तो असहयोग अगर वर्ड आपको दिख जाए एग्जाम में तो आपने ये पूरा लिखना है। तो 10 में से 8, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा 10/10 मिल जाए, बाकी जैसे बोलते हैं टीचर्स, मेरा सिंपल है कि देखो पूरा तो किसी को भी नहीं मिलता, 10 में से 10 उसे मिलते हैं जिसकी एक भी मिस्टेक ना हो। इवन
अगर आंसर लिखा है कटिंग नहीं होनी चाहिए, जितने पॉइंट चाहिए वैसा ही एज इट इज आप कह सकते हैं बुक से भी 10 गुना ज़्यादा बेटर चाहिए होता है एग्जामिनर को, तो 10/10 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले कराए हुए हैं और समझा भी दिया है, तो ये आप खुद नोट कर लेना, बस टाइम देख सकते हैं 15 और 17 में क्वेश्चन समझा देगा। आंसर आपको पहले मैंने करा दिए हैं 2 बार, तो सेम वहीं से है। गांधी इरविन समझौता क्या था, सविनय अवज्ञा क्यों और कैसे फिर से शुरू हुई, वर्णन कीजिए। ये फिर से लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बस सविनय अवज्ञा लिख देना है। गांधी इरविन समझौते की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करें, इसके परिणाम क्या थे। तो जो सविनय अवज्ञा के परिणाम थे वो आप एंड में यहाँ पे लिख सकते हैं। परिणाम ये हुआ कि इरविन ने 1 साल बाद समझौता कर लिया था 1931 में, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और इस समझौते में जो जो गांधी जी ने मांगे रखी थी ब्रिटिश शासन के समक्ष, उस मांगों को मान लिया गया। अब मांग में सिंपल थी कि रॉलेट एक्ट में, असहयोग में और छोटे मोटे आंदोलन में जितने भी व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जेल में डाला गया है, उन्हें छोड़ा जाए। व्यापारियों पर जो कर लगाए गए हैं दुगने तिगुने, वो कम से कम किए जाए। किसानों के कर माफ़ किए जाए। नमक कर पे परमानेंट उसको समाप्त किया जाए। ये 11 मांग थी उसमें, और भी कुछ थे, ये बेसिक है जो मैंने आपको बताया। तो ये सब जो थे परिणाम सविनय अवज्ञा के 1 साल बाद आए थे। 1 साल तक सविनय अवज्ञा चला था। तो इसी प्रकार आपका जो था राष्ट्रवाद वाला चैप्टर कंप्लीट है, नॉर्मली जैसे बाकी हुए हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुआ होगा। सबसे पहले तो मैंने जो राष्ट्रवाद की मीनिंग समझाया, देन एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या किया है। उसके बाद पैटर्न जाने हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने बता दिए थे किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक टॉपिक आपका रहता है साइमन कमीशन, उस पर मैंने नहीं करा है। अगर वो आ जाए तो आपने क्या करना है, साइमन कमीशन एक प्रकार का ऐसा कमीशन था जिसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। जब कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी ब्रिटिश के साथ मिलकर, लेकिन उनका महत्व नहीं था, बस शामिल थे मेंबर में। लेकिन जो साइमन कमीशन ऐसा था उसमें तो शामिल भी नहीं किया गया, तो इसलिए बोला गया साइमन गो बैक, कि वो कमीशन ही ना हो, तो इसलिए बनाया गया। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ अब तक, तो आपके में आ सकता है। पहले ही यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 का ही टाइमिंग है, रॉलेट एक्ट के टाइम वाला। तो ये 1-2 क्वेश्चन रह गया, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम कवर अप कर पाते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं। एक क्वेश्चन और, 85% स्टूडेंट सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो एक शिक्षक को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा। एक टीचर को प्रोत्साहन आप ही के तो सपोर्ट से मिलेगा, तो सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कर और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जो आपके फ्रेंड्स NI उसमें पढ़ते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो और वो भी पास हो सकें। उम्मीद है वीडियो से हेल्प हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।